नमस्कार साथियों, मैं प्रेमलता वर्मा आपका स्वागत करती हूं हमारे YouTube चैनल पर, जिसका नाम है नेक्स्ट जेन पीसीएस, जहां हम पीसीएस परीक्षा की गहराई से तैयारी करते हैं। आज से हम भारतीय राजनीति की एक बेहद महत्वपूर्ण विषय भारतीय संविधान की प्रस्तावना या प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पर चर्चा शुरू कर रहे हैं। दोस्तों, इसके पहले की क्लास में मैंने आपको बताया कि इस कक्षा में मैं आपको मूल अधिकार पढ़ाने वाली हूँ। चूंकि मूल अधिकार का चैप्टर बहुत ही लंबा हो जाएगा, तो उसके पहले मैं सोची संविधान की प्रस्तावना को पहले पढ़ लेते हैं। ये छोटा है, इसलिए जल्दी समाप्त हो जाएगा। तो देखते हैं, प्रस्तावना हमारे संविधान की आत्मा है। यह हमें यह बताती है कि संविधान का उद्देश्य क्या है, हमारे देश की बुनियादी विचारधारा क्या है और नागरिकों को कौन कौन से अधिकार व कर्तव्य मिले हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे प्रस्तावना की पंक्तियों का मतलब, इसके मुख्य शब्दों का विश्लेषण और इसके ऐतिहासिक व वैधानिक महत्व को। तो जुड़े रहिए, सीखते रहिए और इस यात्रा को सरल व रोचक बनाते हैं। आइए देखते हैं। हम आगे बढ़ें इसके पहले हमें संविधान की प्रस्तावना को पहले देखना होगा कि संविधान की प्रस्तावना में क्या कहा गया है। देखते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को। दोस्तों, मैं हस्तक्षेप करना चाहूँगी, इसके प्रत्येक शब्द को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि प्रत्येक शब्द पे अलग अलग प्रश्न एग्जाम में आते रहते हैं। आगे पढ़ते हैं। समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, इसमें 3 प्रकार की न्याय की बात की गई है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। आइए शुरुआत करते हैं अपनी इस कक्षा को। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में हम कुछ जानें, उसके पहले महत्वपूर्ण हो जाता यह जानना कि प्रस्तावना को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था। तो उसका सही उत्तर है यूएसए। यूएसए ने सर्वप्रथम संविधान में अपने प्रस्तावना को अपनाया था, जिसको बाद में अन्य देशों ने अपनाया, जिनमें भारत भी शामिल था। संविधान की प्रस्तावना जो है, इसे परिचय अथवा भूमिका भी कहते हैं। इसमें संविधान का सार होता है। प्रख्यात न्यायविद व संवैधानिक विशेषज्ञ N.A. पालकीवाला इसे संविधान का परिचय पत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? संविधान का परिचय पत्र कहते हैं। प्रस्तावना संविधान का परिचयात्मक वक्तव्य है, जिसे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। देखते हैं प्रस्तावना का निर्माण और संशोधन। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, 13 दिसंबर 1946 में पंडित नेहरू ने सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। इसमें संवैधानिक संरचना के ढांचे एवं दर्शन की झलक थी। इसे ही मूल प्रस्तावना कहा गया। इसी को आधार बना के दोस्तों हमारी प्रस्तावना तैयार की गई थी। लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में 3 नए शब्द जोड़े गए, जिनमें शामिल थे समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। प्रस्तावना के अगर मूल तत्वों की हम बात करें तो इसमें मुख्य रूप से 4 मूल तत्व हैं। पहला, संविधान के अधिकार का स्रोत जनता है। इस अभिकथन का या कथन का क्या तात्पर्य है, हम देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत में ही यह कहा जाता है, हम भारत के लोग, अर्थात यह वाक्य स्पष्ट रूप से संकेत करता है कि संविधान की सर्वोच्च सत्ता का स्रोत भारत की जनता है, न कि कोई राजा या संसद या कोई बाहरी व्यक्ति। इसका अर्थ और महत्व निम्नलिखित तरीके से हम समझ सकते हैं कि संविधान के अधिकार का स्रोत जनता कहने का क्या तात्पर्य है। पहला, लोक सत्ता की अवधारणा। संविधान भारत की जनता द्वारा जनता के लिए और जनता के माध्यम से बनाया गया है। इसका आशय यह है कि संविधान की वैधता का आधार स्वयं देश की जनता है और वही सभी सत्ता का अंतिम स्रोत भी है। अगला इसका देखेंगे, प्रजातांत्रिक व्यवस्था का प्रमाण। यह विचार लोकतंत्र की आत्मा है, जहां शासक और शासन की वैधता जनता की इच्छा पर आधारित होती है। यह भारतीय गणराज्य को लोकतांत्रिक मूल्यों से जोड़ता है। जनता सर्वोपरि है। संसद, राष्ट्रपति, न्यायपालिका और अन्य संस्थाएं संविधान के अधीन हैं और संविधान जनता की संप्रभु इच्छा को दर्शाता है। इस प्रकार जनता ही संविधान की आत्मा है। ब्रिटिश शासन से अंतर। ब्रिटिश शासन में सत्ता का स्रोत ब्रिटिश संसद थी, जबकि भारतीय संविधान में यह अधिकार भारत की जनता में निहित है। प्रस्तावना के 4 मूल तत्वों में हम दूसरी तत्व को देखेंगे और वह है भारत की प्रकृति। भारत की प्रकृति संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य वाली है। दोस्तों, इन सभी शब्दों का अर्थ हम आगे देखेंगे। तीसरा है संविधान के उद्देश्य। हमारे संविधान का मुख्य उद्देश्य न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को बढ़ावा देना है। और चौथा जो है वह है लागू होने की तिथि, जो 26 नवंबर 1949 को दर्शाता है। अब हम देखेंगे प्रस्तावना के मुख्य शब्दों का हम विश्लेषण करेंगे। संप्रभुता का तात्पर्य है कि भारत एक पूर्ण रूप से स्वतंत्र और आत्मनिर्भर राष्ट्र है। सबसे पहले हम दोस्तों संप्रभुता की बात करेंगे। यहाँ पे हेडिंग आप लोग डाल लीजिएगा, संप्रभुता। संप्रभुता के पहले हम देखेंगे कि कुछ
जो प्रस्तावना में मुख्य शब्द हैं उसको भी आप लोग पहले लिख लीजिएगा परिचय के रूप में, जैसे संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समता व बंधुत्व। अब हम धीरे धीरे एक एक शब्दों के अर्थ को समझेंगे। इसमें पहला है संप्रभुता। संप्रभुता का तात्पर्य है कि भारत एक पूर्ण रूप से स्वतंत्र और आत्मनिर्भर राष्ट्र है जो अपने सभी आंतरिक और बाहरी मामलों में स्वयं निर्णय लेने की सक्षम है। मतलब इसके निर्णय लेने में कोई दूसरी देश हस्तक्षेप नहीं करेगी, ना कोई दूसरी बाहरी संस्था, और किसी भी विदेशी शक्ति या संस्था की अनुमति या हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। इसके मुख्य बिंदु क्या है, संप्रभु होने का तात्पर्य क्या है, इसको निम्न तरीके से समझ सकते हैं। पहला, आंतरिक संप्रभुता। भारत अपने संविधान, कानून, शासन प्रणाली और नीतियों को स्वयं निर्धारित करता है। देश की जनता ही सर्वोच्च सत्ता है। बाहरी संप्रभुता। भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी विदेशी शक्ति के अधीन नहीं है। वह संयुक्त राष्ट्र, विश्व व्यापार संगठन जैसे संस्थाओं में स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकता है। संप्रभुता में अगला पॉइंट है राजनीतिक स्वतंत्रता। 15 अगस्त 1947 को भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्ति मिली और देश ने अपना संविधान बनाकर 26 जनवरी 1950 को एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में कार्य करना शुरू किया। चौथा, हम भारत के लोग का अर्थ। अब हम देखेंगे हम भारत के लोग का क्या अर्थ है। संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत यही दिखाती है कि संविधान की सर्वोच्च शक्ति भारत की जनता में निहित है, न कि किसी राजा या किसी विदेशी संस्था में। अगले शब्द को हम देखते हैं जो है समाजवाद। समाजवाद सामाजिक आर्थिक समानता की व्यवस्था करता है। सामाजिक समानता क्या है? समाजवाद यह सुनिश्चित करता है कि हर व्यक्ति को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सम्मानजनक जीवन के लिए समान अवसर मिले, चाहे वह किसी भी जाति, वर्ग या धर्म से हो। आर्थिक समानता क्या है? देश के संसाधनों और संपत्ति का लाभ कुछ लोगों तक सीमित न होकर पूरे समाज में समान रूप से वितरित हो। इसका उद्देश्य है धन का न्यायपूर्ण वितरण और गरीबी में कमी। राज्य की इसमें भूमिका क्या होती है? समाजवाद में सरकार का जन कल्याण के लिए योजनाएं चलाती हैं, जैसे सब्सिडी, मनरेगा, निःशुल्क शिक्षा, राशन प्रणाली आदि। इससे कमजोर वर्गों को मुख्य धारा में लाया जा सकता है। भारतीय संदर्भ में संविधान में समाजवाद शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया, लेकिन समाजवादी भावना पहले से ही नीति निर्देशक सिद्धांतों में निहित थी। भारतीय समाजवाद की मुख्य विशेषताएं हैं। यह समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है। लोकतांत्रिक समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें राजनीतिक लोकतंत्र और आर्थिक समानता दोनों को साथ लेकर चला जाता है। इसमें यह माना जाता है कि सत्ता जनता के हाथ में रहे और आर्थिक संसाधनों का वितरण न्यायपूर्ण ढंग से हो। यह साम्यवादी प्रकार का समाजवाद नहीं है। पहले तो हम देखेंगे साम्यवाद में क्या होता है। साम्यवाद में सभी उत्पादन के साधनों जैसे जमीन, फैक्ट्री, पूंजी, इन सब पे राज्य का पूर्ण नियंत्रण होता है। निजी संपत्ति की अनुमति नहीं होती, यानी जो है वो सब राज्य का है। एक ही राजनीतिक पार्टी शासन करती है, जैसे सोवियत संघ चीन में हुआ करता था। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक अधिकार सीमित होते हैं। अभी तक हम देखें साम्यवाद क्या होता है, इस प्रकार का हम देखेंगे दोस्तों। हम साम्यवादी समाजवाद हमारे देश में नहीं है। तीसरा, मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारत में। भारत में सार्वजनिक व निजी क्षेत्र साथ साथ कार्य करते हैं। निजी संपत्ति और उद्यम की अनुमति होती है, किंतु सार्वजनिक कल्याण सर्वोपरि होता है। इसका उद्देश्य होता है गरीबी, बीमारी और अवसर की असमानता को समाप्त करना। गांधीवादी दृष्टिकोण से हमारा समाजवाद प्रेरित है, जिसमें भारतीय समाजवाद मानवीय और गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित है। यह गांधी जी के विकेंद्रीकरण व ग्राम स्वराज के विचारों से प्रेरित है। उदारवाद व वैश्वीकरण। 1991 की नई आर्थिक नीति के बाद भारत ने उदारीकरण व वैश्वीकरण को अपनाया, जिससे समाजवाद का स्वरूप थोड़ा लचीला बना। अगली विशेषता या शब्द को समझते हैं, वह है हमारी प्रस्तावना में मुख्य शब्द धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि भारत का राज्य किसी एक धर्म को न बढ़ावा देगा, न विरोध करेगा, बल्कि सभी धर्मों को समान सम्मान और संरक्षण प्रदान करेगा। यह भारतीय संविधान की एक मूलभूत विशेषता है। इसके मुख्य बिंदुओं को देखेंगे। राज्य और धर्म का अलगाव। धर्मनिरपेक्षता जैसे शब्दों में देखते हैं हम कि राज्य और धर्म का अलगाव होता है। भारत का संविधान यह सुनिश्चित करता है कि सरकार किसी भी धार्मिक गतिविधि में हस्तक्षेप नहीं करेगी और न ही किसी एक धर्म को अपनाएगी। दूसरा, सभी धर्मों का सम्मान करेगी। नागरिकों को यह स्वतंत्रता दी गई है कि वे किसी भी धर्म को माने, उसका प्रचार करें अथवा उसका पालन करें, और यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक में कही गई है। जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध आदि सभी धर्मों को बराबरी का दर्जा दिया गया है। इसमें किसी धर्म को लेकर पक्षपात नहीं की जा सकती। धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। भारत में नागरिकों को धर्म के आधार पर न तो विशेषाधिकार मिलता है और न ही भेदभाव होता है। उदाहरण के लिए सरकारी नौकरियों, स्कूलों, चुनाव में धर्म के आधार पर पक्षपात नहीं किया जा सकता। अब ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र कोई भी या क्षत्रिय कोई भी हो, सबको समान दर्जा दिया जाता है। सांप्रदायिक सद्भाव की भावना। धर्मनिरपेक्षता भारत जैसे विविध धार्मिक समाज में एकता, भाईचारा और शांति बनाए रखने का आधार है। संविधान में स्थान। धर्मनिरपेक्षता शब्द को संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया, लेकिन इसकी भावना संविधान के कई प्रावधानों से पहले ही थी।
42वां संविधान संशोधन, इसको दोस्तों एकदम ध्यान में रखे रहिएगा, क्योंकि इसमें जो नए शब्द जोड़े गए थे लगभग हर एग्जाम के प्रीलिम्स में पूछा करता है। अगली विशेषता को देखेंगे और वो है प्रस्तावना में लोकतंत्र शब्द का निहित होना। लोकतंत्र वह शासन प्रणाली है जिसमें सत्ता का स्रोत जनता होती है। भारत में लोकतंत्र का अर्थ है कि सरकार जनता के मतों से चुनी जाती है और उसका काम जनता के हितों की रक्षा करना होता है। इसके मुख्य बिंदुओं को देखेंगे, इसमें जनता सर्वोपरि होती है। भारत में सभी नागरिकों को समान मताधिकार प्राप्त हुआ है, अर्थात हर नागरिक को एक समान वोट देने का अधिकार है, चाहे वह अमीर हो या गरीब। प्रतिनिधि सरकार, जनता निर्वाचन के माध्यम से अपने प्रतिनिधि चुनती है जो संसद, विधानसभा आदि में जाकर शासन करते हैं। ये प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगला देखेंगे, लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था की परिकल्पना कौन किया। संविधान की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक शब्द का प्रयोग किया गया है। यह शासन प्रणाली प्रचलित संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित, अर्थात सर्वोच्च शक्ति जनता के पास होती है। लोकतंत्र मुख्यतः दो प्रकार की होती है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र वह होती है जिसमें जनता स्वयं सीधे निर्णय लेती है, यानी कि वह सीधे सरकार को चुनती है। ये ऐसी व्यवस्था स्विट्जरलैंड जैसे देश में है, जहां जनता सीधे सरकार को चुनती है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, इसमें जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है। इसके चुने हुए प्रतिनिधि लोकसभा, राज्यसभा में आते हैं, जो उस जनता की आवाज को रिप्रेजेंट करते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के दोस्तों मुख्यतः 4 औजार होते हैं। पहला, परिनिवेश, जिसे रेफरेंडम भी कहते हैं। इसका क्या अर्थ होता है? किसी कानून या नीति पर जनता सीधे राय लेती है। दूसरा होता है पहलकदमी यानी इनिशिएटिव, जनता स्वयं किसी नए कानून या नीति का प्रस्ताव देती है। तीसरा, प्रत्यावर्तन यानी कि रिकॉल, किसी चुने हुए प्रतिनिधि को कार्यकाल पूरा होने से पहले वापस उसको बुला लेती है। और चौथा होता है जनमत संग्रह, किसी विशेष मुद्दे पर जनता की राय लेना। यह चारों जो पॉइंट्स हैं एग्जाम में पूछ लेता है, इसको भी ध्यान में रखे रहिएगा। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की क्या विशेषताएं होती हैं, देखते हैं हम। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र वह शासन प्रणाली है जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और ये चुने हुए प्रतिनिधि फिर सरकार चलाने, नीति निर्धारण करने और कानून बनाने का कार्य करते हैं। इस प्रकार के लोकतंत्र में जनता का अधिकार केवल चुनाव के दौरान होता है, उसके बाद सभी निर्णय चुने हुए प्रतिनिधि ही लेते हैं। इसे प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहते हैं। इसका उदाहरण भारत है। भारत में जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है और वही प्रतिनिधि लोकसभा या राज्यसभा में जाकर जनता की आवाज को पहुंचाता है। तो दोस्तों, आज हमने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को गहराई से समझने की कोशिश की और यह इसका पार्ट 1 था। पार्ट 2 हम अगले कक्षा में देखेंगे। आशा है कि आपको यह क्लास ज्ञानवर्धक और उपयोगी लगी होगी। याद रखिए, प्रस्तावना सिर्फ शब्दों का समूह नहीं बल्कि भारत के संविधान की आत्मा है, जो हमें हमारे अधिकारों, कर्तव्यों और देश के मूल विचारों को याद दिलाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इस यात्रा का हिस्सा बन सकें। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, क्योंकि आपका सपना हमारी जिम्मेदारी है। धन्यवाद। जय हिंद।